देखो जी, आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा सॉइल इरोजन। सॉइल पोल्यूशन के यूनिट में सब यूनिट नंबर 3 है ये। सॉइल इरोजन क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है और हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि सॉइल इरोजन पे हमने बहुत सारी बातें आज सीखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन। अगर हम सॉइल इरोजन को डिफाइन करेंगे तो सॉइल इरोजन इज़ द मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जहाँ पे ओ हॉरिजन ए हॉरिजन था, वो फर्टाइल हॉरिजन्स होते हैं। अब क्या होता है, ड्यू टू हैवी रेनफॉल या ड्यू टू विंड या ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की वजह से वो रिमूव हो जाएगी, वो वहाँ से डिस्पर्स हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। और जो वहाँ जहाँ से वो डिस्पर्स हुई वो जगह जो है वो बंजर बन जाएगी, वो इनफर्टाइल बन जाएगी। दे हैव नॉट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस जर्मिनेट सीड एटसेट्रा। ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन को सिंपल में आप डिफाइन करोगे, द मूवमेंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना। अच्छा, अब जब टॉप सॉइल जो है ये रिमूव हो गई तो इसकी वजह से सॉइल में इनफर्टिलिटी आएगी। अगर सॉइल में इनफर्टिलिटी आई तो रिप्लेस होने की वजह से टॉप लेयर दोबारा से बनने के लिए 100 से 500 साल 500 से 1000 साल लग सकते हैं। ये 10 इज मिसिंग है। ठीक है ना। अब देखो, सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम जो है ये पूरे वर्ल्ड में है। ये खाली इंडिया या हमारे खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेचुरल डिजास्टर और नेचुरल इवेंट। ठीक है। आप देखो, अगर हम सॉइल इरोजन की डेफिनेशन देखें तो सॉइल इरोजन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सॉइल इरोजन इज द नेचुरल प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल ऑफ अ फील्ड is carried away by physical sources such as wind and water। ये authenticate definition है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि by physical sources such as wind and water and by biotic sources such as animals etc। ठीक है ना। क्लियर ये पॉइंट। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन, अगर कहीं पूछ लिया 2 मार्क्स का, तो इन दिस प्रोसेस द सॉइल पार्टिकल्स आर लूजन्ड are washed away in the valleys, oceans, rivers, streams or far away lands. This has been worsening due to human activities such as agricultural and deforestation। देखिए, सॉइल इरोजन ऐसे नहीं होता है। सॉइल इरोजन जहाँ जहाँ पर ह्यूमन इन्फ्लुएंस हुआ वहाँ पे सॉइल इरोजन हुआ। जहाँ पे ह्यूमन ने इंटरफेयर रखा, ह्यूमन ने कदम रखा, वहाँ पे पोल्यूशन भी हुआ, है ना, ग्लोबल वार्मिंग भी हुई। तो ह्यूमन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है, जैसे अर्बनाइजेशन हुआ तो अर्बनाइजेशन में जो सपोज करो एक लार्ज एरिया है, उस लार्ज एरिया में अर्बनाइजेशन की गई। अब वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी, बहुत सारे सेक्टर्स बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर सेक्टर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे बनेगा। वहाँ पे लेकिन एक चीज़ होगी ना, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की जाएगी, कटिंग ऑफ ट्रीज होगी। कटिंग ऑफ ट्रीज से वहाँ पे सॉइल इरोजन होगा। अब यही सॉइल इरोजन अगर माउंटेन्स एरियाज में होता है तो ये चले जाएगा स्ट्रीम्स में, स्ट्रीम के थ्रू ये मेन रिवर में चले जाएगा, ट्रिब्यूटरीज में, ट्रिब्यूटरी से मेन रिवर बॉडी में, और रिवर बॉडीज में ये डिपोज हो जाएगा सी शोर में, और सी शोर में ये डिपोज होके जो भी एस्चुरी है। व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मैरीन वाटर और फ्रेश वाटर जो है वो मिक्स होता है। ठीक है ना। अब एस्चुरी पोल्यूटेड हो जाएगी। आपको पता है एस्चुरी जो है, एस्चुरी में हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है ना। तो जब सॉइल इरोजन वहाँ पहुँचेगा तो इससे एक्वेटिक लाइफ पे भी बुरा असर पड़ेगा। ठीक है ना। तो सॉइल इरोजन क्या है ये चीज़ समझ आई आपको। हाँ, इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज से भी ऐसा देखने को मिलता है। अब देखो, सॉइल इरोजन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। सॉइल इरोजन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। या ये आहिस्ता आहिस्ता होगा या ये अलार्मिंग रेट में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, इंटेंसियस होगा, सडन होगा। ठीक है ना। एक ज़्यादा अचानक से क्लाउड ब्रस्ट हो गया, क्लाउड ब्रस्ट होने से सॉइल इरोजन हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ ये स्लोली होगा, स्लोली होगा, या ये एक अलार्मिंग रेट में होगा। इससे क्या होगा, इससे जो कंटिन्यूअसली लॉस होती है, टॉप मोस्ट लेयर जो फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो लॉस्ट होती जाती है।
वो खत्म होती जाती है, ठीक है ना। और हमारा जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन होता है इससे, और साथ साथ में सॉइल कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सॉइल, ठीक है ना। और आपको पता है सॉइल को बनने के लिए कितना प्रोसेस पढ़ा था हमने, पेडोजेनेसिस पढ़ा था ना। तो कितना टाइम लगता है सॉइल को बनने के लिए, 500 से 1000 साल लगते हैं बनने के लिए। तो सॉइल इरोजन जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये स्लो या अलार्मिंग रेट पे होता है। इससे क्या होता है, सॉइल, टॉप सॉइल जो वो कंटिन्यूसली लॉस होती है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है और साथ साथ में सॉइल कोलैप्स होती है। ये वाली स्लाइड सबको क्लियर है? नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। देखिए सबसे पहला कॉज है रेनफॉल एंड फ्लडिंग। मेन रीजन फॉर सॉइल इरोजन, मेन कॉज फॉर सॉइल इरोजन जो है वो है रेनफॉल एंड फ्लडिंग। अब अगर रेन स्टॉर्म हाई इंटेंसिटी में आया, ज्यादा मात्रा में रेन स्टॉर्म आ गए, तो इससे सॉइल इरोजन होगा। अब रेनफॉल या फ्लडिंग की वजह से 4 बेसिक किस्म के सॉइल इरोजन होते हैं। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चारों के चारों पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है रिल इरोजन, नंबर 2 पे आता है गली इरोजन, नंबर 3 इज शीट इरोजन एंड नंबर 4 इज दैट इज स्प्लैश इरोजन। चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे आता है रिल इरोजन। आप देखो जो इससे क्या होता है कि जो रन ऑफ वाटर है वो बहुत रैपिडली मूव करता है और छोटे छोटे स्ट्रीम लाइक स्ट्रक्चर कट कर देता है। इसको समझने के लिए सपोज करो हमने एक बड़ा सा एक फील्ड लिया, उस फील्ड में बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ। अब हैवी रेनफॉल हुआ, फील्ड जो था वो प्लग्ड फील्ड था, उसमें हमने पहले प्लगिंग की थी। अब जब प्लगिंग फील्ड पे रेनफॉल हुआ तो उसमें वो दरारें जैसी पड़ जाएंगी, स्ट्रीम जैसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, दैट इज नोन एज रिल इरोजन। समझाया आपको? नंबर 2 इज गली इरोजन। गली इरोजन क्या होता है, द स्विफ्ट मूविंग वाटर कट द सॉइल डीप फॉर्मिंग रेवाइन एंड कट्स ऑफ लार्ज पीस ऑफ मार्जिन। अब रिल इरोजन तो हुआ, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, गली इरोजन हो गया पूरी गली जैसी बन जाएगी, ऐसा मान लो आप, ठीक है ना। पूरा वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे रिवर का स्ट्रक्चर होता है या स्ट्रीम का स्ट्रक्चर होता है, वैसा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो प्लगिंग बिकम्स डिफिकल्ट इन गलीज। तो जब गलीज वाला स्ट्रक्चर बन गया तो वहां पे प्लगिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे प्लगिंग नहीं कर सकते हैं। तो एंड रिल्स आर फॉर्म इन द फर्टाइल रेड, और बड़े बड़े रिल्स बनेंगे, बड़े बड़े राफ्ट्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना। और वहां पे प्लगिंग नहीं हो सकती। अगर प्लगिंग नहीं होगी तो एग्रीकल्चर के लिए वो अनफिट रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? नाउ द थर्ड वन इज दैट इज शीट इरोजन। आप देखो शीट इरोजन क्या हो गया, इतनी तेज बारिश आ गई, इतना तेज फ्लड आ गया कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल ही निकल गई है। अब वहां पे सिर्फ वो सख्त वाली सॉइल रही है। ऐसा भी हमें देखने को मिला है ना। और ये कब होता है, ये होता है हैवी रेन के टाइम पे। पूरे का पूरा कंप्लीटली टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जब रिमूव हो जाएगी तो ऐसे प्रोसेस को कहेंगे शीट इरोजन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है यहां तक? नाउ फोर्थ इज नोन एज राइपेरियन इरोजन। ये जो रिपेरियन इरोजन है ये बैंक्स ऑफ फास्ट रनिंग रिवर्स पे होता है, ठीक है ना। ईस्ट साइड भी होगा और वेस्ट साइड भी होगा, दोनों बैंक्स ऑफ रिवर में होगा। अब देखो इनके मार्जिन जो हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं और कंटिन्यूअस वाटर करंट की वजह से जो रिवर के आजू बाजू में जो फर्टाइल सॉइल होती है उसको भी ये साथ ले चलते हैं। दैट इज नोन एज रिपेरियन सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज इरोजन बाय विंड, ठीक है ना। अब देखिए विंड इरोजन वहां पे होता है ना जहां पे वेजिटेशन बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब दूर दूर फैली है वेजिटेशन और कम नंबर में वेजिटेशन फैली है। ऐसा कहां पे देखने को मिलता है? ऐसा देखने को मिलता है हमारा राजस्थान वाला एरिया आता है, या रन ऑफ कच्छ वाला एरिया आता है, या मध्य प्रदेश का कुछ एरिया है, वहां पे ऐसा देखने को मिलता है। और यू कैन से दैट अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो जो एरिड और सेमी एरिड एरिया आते हैं इंडिया में वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। इसमें कोल्ड डेजर्ट वाला एरिया भी आएगा, वार्म डेजर्ट वाला एरिया भी आएगा। कोल्ड डेजर्ट एरिया आएगा जैसे लद्दाख, और वार्म डेजर्ट एरिया आएगा जैसे थार डेजर्ट है या रन ऑफ कच्छ वगैरह है, ठीक है ना। तो ये है इरोजन बाय विंड। नाउ बिफोर, अब
पहला क्या था, एक पढ़ा हमने इरोजन बाय फ्लड या रेनफॉल, दूसरा पढ़ा हमने विंड से, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एग्रीकल्चर। जो देखिए हम जो है ना, जो फार्मर्स हैं वो अनसाइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चरिंग करते हैं। तो अनसाइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चरिंग से बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन होता है। जब भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाएगी तो साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक वे ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कम सॉइल इरोजन होता है, अनसाइंटिफिक वे में करेंगे तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो फार्मिंग प्रैक्टिस जो है वो मेजर काज रहता है सॉइल इरोजन का, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है कि इससे जितनी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब रहती है। क्लियर है यहां तक? ये क्लियर है ये वाली स्लाइड? नाउ नेक्स्ट इज ग्रेजिंग। अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे, कंसंट्रेट करो, अगर हम ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी जो टॉप मोस्ट लेयर है वेजिटेशन की, जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, वो रिमूव हो जाएगी। अगर टॉप मोस्ट लेयर सॉइल रिमूव हो गई तो सॉइल में छोटे छोटे होल्स बन जाएंगे, है ना, और यहां से प्लांट्स वगैरह भी उड़ जाएंगे, उखड़ जाएंगे ग्रेजिंग से। जब वहां पे ग्रेजिंग करेंगे एनिमल्स वगैरह तो छोटे छोटे प्लांट्स की रूट्स भी निकल जाएंगे। जब रूट्स निकल जाएंगी सॉइल लूज हो जाएगी, सॉइल लूज हो जाएगी एंड दे आर बिकम टू प्रोन टू एक्सटिंक्शन या इरोजन। ये भी क्या होगा, इससे भी इरोजन होगा। नाउ अनदर फैक्टर इज दैट इज लॉगिंग एंड माइनिंग। अब देखो लॉगिंग प्रोसेस के लिए हम बहुत सारे ट्रीज वगैरह को कट करते हैं, ठीक है ना। अब ट्रीज की वजह से आपको पता है ट्रीज जो है, ट्रीज की रूट्स सॉइल को बाइंड करके रखती है, स्ट्रांगली बाइंड करके रखती है, स्ट्रांगली टाइट करके रखती है। लेकिन अगर हम डिफॉरेस्टेशन करें या लॉगिंग करें, फॉरेस्ट को ही कट कर ले माइनिंग पर्पज के लिए, लॉगिंग के लिए, तो इससे भी क्या होगा, जो सॉइल जो सॉइल की जो क्या कहते हैं बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से सॉइल इरोजन आ जाएगा। आई बात समझ? तो उसके बाद जो माइनिंग एक्टिविटीज है, माइनिंग एक्टिविटीज भी क्या करती हैं, ये भी डिसरप्ट करती हैं लैंड और लीव्स को, ठीक है ना। देन सॉइल मोर प्रोन टू इरोजन, इसकी वजह से भी सॉइल में इरोजन आता है। नाउ अनदर इज दैट इज कंस्ट्रक्शन। अब देखो, अब बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस की जाती हैं। अब अगर अर्बनाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, बिल्डिंग्स एक्सपोज टू सॉइल, सॉइल को ये इरोजन के लिए एक्सपोज करता है। अब ऐसे जैसे फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड है, वो भी उनको भी कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए क्लियर किया जाता है। अब इसकी वजह से भी वल्नरेबल बन जाती है सॉइल इरोजन के लिए। नाउ अनदर इज रिवर एंड स्ट्रीम। अब देखो ये रिवर और स्ट्रीम से ये कैसे होगा, जो फ्लोइंग रिवर्स या स्ट्रीम्स हैं ये क्या करते हैं, ये इससे कैरी अवे हो जाते हैं बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स, और सॉइल पार्टिकल्स कैरी ऑफ हो जाएंगे, एक वी शेप्ड ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वी शेप्ड सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, तो ये याद रखना है आपने, रिवर्स और स्ट्रीम की वजह से होता है, ठीक है। तो काफ़ी है इतना, कल हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन में आज हमने पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। देखिए सॉइल इरोजन एक मैंने बताया था, ये एक कंटिन्यूअस डिज़ास्टर है, पूरे वर्ल्ड वाइड में ये डिज़ास्टर चलता आ रहा है। अब सॉइल इरोजन एक सीरियस इन्वायरमेंटल इशू है, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम इस प्रॉब्लम से कर्ब हो सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम सॉइल प्रिवेंशन, सॉइल इरोजन की प्रिवेंशन को कर सकते हैं। सबसे पहला आता है इसमें, प्लांट ट्रीज ऑन बैरन लैंड्स टू लिमिट सॉइल या टू लिमिट इरोजन ऑफ सॉइल। हमने क्या कर रहा है, जो भी बैरन एरियाज हैं या बैरन लैंड्स हैं वहाँ पे हमने प्लांटेशन ड्राइव चलानी है, और प्लांटेशन ड्राइव चलाने से वहाँ पे प्लांट्स उगेंगे, और प्लांट्स उगेंगे तो वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा। क्लियर है ये चीज़? नाउ नेक्स्ट आता है इसमें, हमने क्या करना है,
हमने मल्च और रॉक्स को ऐड करना है टू प्रिवेंट द प्लांट्स एंड ग्रास अंडरनीथ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब हम मल्चिंग कहाँ कर सकते हैं? हम मल्चिंग जो अंडर कंस्ट्रक्टेड एरियाज़ वगैरह हैं, अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड्स हैं, वहाँ पे हम कर सकते हैं ताकि फर्दर सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है ना? हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ज़्यादा मल्चिंग कर सकते हैं रॉक्स पे ताकि सॉइल इरोजन ना हो। थर्ड इज मल्च मैटिंग कैन बी यूज टू रिड्यूस इरोजन ऑन स्लोप्स। अगर स्लोप्स पे इरोजन हो रहा है तो स्लोप्स पे हम क्या करेंगे? मल्चिंग करेंगे। ठीक है ना? रोड साइड्स पे आपने देखा होगा कि रोड साइड्स पे वो चादर जैसी बिछाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उसको वो वायर्स वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी मल्चिंग ही है। वो भी क्या है? वो मल्चिंग है कि फर्दर सॉइल इरोजन ना हो। ठीक है ना? सॉइल इरोजन से बचने के लिए मल्चिंग वगैरह की जाती है। नाउ पुट अ सीरीज ऑफ फाइबर लॉग्स टू प्रिवेंट एनी वाटर और सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। तो क्या करते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करती है कि वो हर साल कहती है कि जो कैनाल्स वगैरह हैं या जो नाले वगैरह हैं हमारे एरियाज़ में, उनमें क्या करो, उनमें थोड़े वो क्या कहते हैं, वहाँ पे डंगे वगैरह दे दो। क्यों? ताकि वहाँ पर सॉइल प्रिवेंशन हो, सॉइल इरोजन ना हो। तो ये भी एक स्टेप है हम सॉइल को प्रिजर्व करने का। नाउ अ वॉल एट द बेस ऑफ द स्लोप कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस सॉइल फ्रॉम इरोडिंग। तो स्लोप के बेस पे एक बड़ी सी वॉल लगनी चाहिए जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वहाँ पे ना हो। नेक्स्ट, एवरी हाउस होल्ड शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए सो दैट वाटर फ्लोइंग डाउन इनटू प्रॉपर वाटर कलेक्टिंग सिस्टम। तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। तो वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो हर साल 5 दिसंबर को बनाया जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। जो 2023 का थीम था वो था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। क्या था? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। ये कुछ स्लोगन्स हैं जो सॉइल के रिलेटेड है, जैसे प्रिजर्व सॉइल, प्रिजर्व लाइफ, सॉइल मैटर्स, केयर फॉर इट, हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लेनेट, प्रोटेक्ट सॉइल, नर्चर लाइफ, या स्लो रेस्पेक्ट रीप सॉइल हेल्थ, सॉइल आवर साइलेंट लाइफ लाइन। ठीक है? तो ये थे हमारे कि हम सॉइल को कैसे, सॉइल इरोजन को कैसे रुकाएंगे। क्लियर है ये चीज़? इससे पहले आपने इस चीज़ पे भी थोड़ी सी नज़र देनी है। हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ इरोजन, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था रिल इरोजन क्या है, गली इरोजन क्या है ना? ये इरोजन बाई रेन वाटर या फ्लडिंग से हो रहा था। शीट इरोजन क्या है, रिपेरियर इरोजन क्या है, फिर हमने इरोजन बाई विंड देखा था, है ना? एग्रीकल्चर से भी इरोजन हो रहा है, ग्रेजिंग से भी होता है, लॉगिंग एंड माइनिंग से होता है, कंस्ट्रक्शन से भी होता है, रिवर एंड स्ट्रीम से होता है, वी शेप सॉइल इरोजन मैंने बताया था ना। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल तो हमने, प्रिवेंशन तो देख लिया, अब हम पढ़ते हैं इसका इफेक्ट क्या है। सॉइल इरोजन का मेजर इफेक्ट है लॉस ऑफ एरेबल लैंड। लॉस ऑफ एरेबल लैंड, जो हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जिस पे हम एग्रीकल्चर करते हैं, जिस पे हम खेती बाड़ी करते हैं, उसकी टॉप फर्टाइल लेयर जो है वो इरोड हो रही है। इरोड होने से फर्टाइल लैंड कम हो रही है और इसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम होने के साथ साथ सॉइल डिग्रेड हो जाती है और वहाँ पे प्लांट को भी बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल है उनमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर है? सेकंड इज क्लॉगिंग ऑफ वाटरवे। जो क्लॉगिंग जब की जाती है, जैसे एग्रीकल्चरल सॉइल में हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का या और सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनसे क्या होता है कि वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाती हैं। स्लोली सॉइल से फ्लो करके वाटर पोल्यूट हो जाता है और जो सेडिमेंट्स हैं वो वाटर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वाटर लेवल बढ़ जाता है तो इससे भी फ्लडिंग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है? ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट काज है। थर्ड इज डेजर्टिफिकेशन। अब देखो डेजर्टिफिकेशन क्या है, आज का ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन भी एक मेजर इशू है, ये भी सॉइल इरोजन से ही होता है। तो सॉइल इरोजन ही मेजर फैक्टर है डेजर्टिफिकेशन का। ये क्या करता है
ये जो एरेबल लैंड है या हैबिटेबल रीजन जो है उसको डेजर्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो जो ये किसके डेजर्टिफिकेशन हो किसकी वजह से रहा है? एक तो डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज या डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्सेज जैसे माइनिंग वगैरह के लिए या कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए या बिल्डिंग्स वगैरह के लिए या रोड्स वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इससे भी क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और मेन रीज़न कटिंग ऑफ ट्रीज, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। तो इन दो की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो डेजर्टिफिकेशन से क्या हो रहा है? अल्टीमेटली लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल भी डिग्रेड होती जा रही है और इकोसिस्टम में अल्ट्रेशन आ रहा है, दैट इज इकोसिस्टम जो है वो चेंज होता जा रहा है। क्लियर है जी? तो डेजर्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोइंग रिवर पे बहुत सारे डैम्स वगैरह लग रहे हैं, बना रहे हैं, बन भी रहे हैं, जैसे रेटले पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। लेकिन क्या वो इकोनॉमिक बन रहा है? क्या वो सस्टेनेबल वे से बन रहा है? इस चीज़ पे चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि सॉइल के सेडिमेंट्स जब डैम्स वगैरह पे स्टोर हो जाते हैं या अलॉन्ग द बैंक स्टोर हो जाते हैं, तो इनसे क्या होता है? इससे वाटर रिटेनिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है ना। और इससे क्या है? वाटर रिटेनिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जैसे डैम है, एम्बार्कमेंट्स है या वहाँ पे फिशरीज़ वगैरह की जाती है, इन पे इसका बुरा असर पड़ता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये भी सॉइल इरोजन का ही इफेक्ट है। तो यही था आज का टॉपिक कि हम सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट करेंगे और सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स है और क्या क्या प्रिवेंशन है। टाइप्स हमने कल के लेक्चर में देखी थी। क्लियर है ये चीज़? थैंक यू। बस